अध्याय 361। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। नैना शर्मा के शब्द एक एक करके आर्यन सिंघानिया के कानों में ऐसे घुसे जैसे हजारों सुइयां उसे बेरहमी से चुभ रही हों। उसकी काली आंखें अचानक बदल गईं और उसका चेहरा अचानक उतर गया। नैना शर्मा के हाथ कसकर बंद थे। उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। आर्यन सिंघानिया, अगर यह बच्चा तुम्हारा होता तो मैं बिना किसी झिझक के इसे अबॉर्ट कर देती। लेकिन ये बच्चा मेरा है। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, मैं इसे अबॉर्ट करना चाहती हूँ। यह मेरा अपना मामला है। तुम दखल नहीं दे सकते। चाहे कुछ भी हो, उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी थी और किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देना था। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा को घूर रही थीं। उसकी आंखों के नीचे गुस्सा उमड़ आया। नैना शर्मा की बातों ने उसकी सारी समझदारी लगभग जला दी। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। उसने उन्हें बहुत जोर से भींचा और नीली नसें उभर आईं। खुशकिस्मती से उसमें थोड़ी समझदारी अभी भी बची हुई थी। नैना शर्मा, अगर तुमने उस रात सच में इस बच्चे को किसी दूसरे आदमी के साथ प्रपोज भी किया हो तो भी 50% चांस है कि यह मेरा ही है। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में पक्का इरादा था। नैना शर्मा, जब तुम तलाक चाहती हो तो मैं भविष्य की मुसीबत से बचने के लिए कोई मुसीबत पीछे नहीं छोड़ सकता। ये बच्चा, चाहे किसी और का हो या मेरा, तुम इसे नहीं रख सकती। तभी नैना शर्मा को एहसास हुआ कि आर्यन सिंघानिया ने आज उससे मिलने के लिए तलाक के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि अपना चेहरा दिखाने और भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कहा था। इसलिए उसने उसे सिर्फ अपना बच्चा गिराने के लिए यहाँ आने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपने बच्चे को छूने नहीं दूंगी। नैना शर्मा ने जोर से सिर हिलाया, फिर वह अचानक उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। आर्यन सिंघानिया को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी और एक पल के लिए वह हैरान रह गया। हालांकि उसने तुरंत रिएक्ट किया और सोफे से कूदकर नैना शर्मा के पीछे भागा। नैना शर्मा ने अभी दरवाजे का लॉक पकड़ा ही था कि आर्यन सिंघानिया पीछे से आ गया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसका हाथ दरवाजे के लॉक से हटा दिया। नैना शर्मा के हाथ में जंजीर थी और उसने बेचैनी से आर्यन सिंघानिया को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। वह उसे ऐसे नहीं पकड़ने दे सकती थी, वरना अगर उसने बिना परवाह किए जबरदस्ती की तो उसका बच्चा सच में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, आर्यन सिंघानिया घुटनों के बल बैठ गया और उसे दरवाजे से सटा दिया। उसने उसके हाथ पीछे करके मोड़ दिए और अपनी जांघ उसके पैरों से सटा दी। नैना शर्मा उसके सामने फंस गई और हिल नहीं पा रही थी। नैना शर्मा, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, आर्यन सिंघानिया ने डांटा। उसका असली इरादा सिर्फ तलाक का इस्तेमाल करके उसे इस बच्चे को छोड़ने पर मजबूर करना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी पक्की होगी। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी जो कहा वह सच है या झूठ। वह उन सच या झूठ की परवाह भी नहीं करना चाहता था। वह बस इतना जानता था कि नैना शर्मा की जिंदगी अभी सबसे ज़रूरी है, इसलिए वह नैना शर्मा को अभी जाने नहीं दे सकता था। आर्यन सिंघानिया ने एक हाथ खाली किया और जेब से फ़ोन निकाला। उसने जल्दी से फ़ोन किया और तुरंत कहा, कार को एंट्रेंस तक ले आओ। नैना शर्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से तड़प रही थी। जब उसने आर्यन सिंघानिया की बातें सुनी तो उसका पूरा दिल ज़ोर से धड़का और वह तुरंत नीचे गिर गई। आर्यन सिंघानिया अब उसे ज़बरदस्ती बच्चा गिराने के लिए ले जाएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया था। वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और उसके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके आर्यन सिंघानिया की गर्दन को देखा जो उसके बहुत करीब थी। बिना सोचे समझे उसने अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। नैना शर्मा ने अपने शरीर की लगभग सारी ताकत लगा दी और उसे बेरहमी से काट लिया। आर्यन सिंघानिया हैरान रह गया और उसे दर्द होने लगा। उसने अपना हाथ ढीला किया और नैना शर्मा ने मौके का फायदा उठाकर उसे धक्का दे दिया। उसने दरवाज़ा खोला और भाग गई। अध्याय 362। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। 8। आर्यन सिंघानिया का हाथ अचानक उसकी गर्दन पर आ गया। उसका हाथ चिपचिपी नमी महसूस कर सकता था, जिससे पता चलता था कि नैना शर्मा कितनी बेरहम और पक्के इरादे वाली थी। आर्यन सिंघानिया की आंखों में थोड़ी झिझक दिखाई दी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई और वह फिर से पक्के इरादे वाली हो गई। वह पीछे नहीं हट सका। एक बार वह भी पीछे हट गया तो कोई भी नैना शर्मा की रक्षा नहीं कर पाएगा। आर्यन सिंघानिया अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ा और तेजी से उसके पीछे भागा। उसके हाथ और पैर लंबे थे। नैना शर्मा कुछ कदम भी नहीं दौड़ पाई थी कि उसने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसके हाथ ने जोर लगाया और उसके शरीर को पलट दिया। अगले ही पल उसने उसे सीधा ऊपर उठा लिया। मुझे जाने दो। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की छाती पर हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दिया। वह उसकी बाहों में तड़पती रही और हाथ हिलाती रही। उसने गलती से आर्यन सिंघानिया का चेहरा भी खरोंच दिया और उसके नाखूनों से सीधे उसके गाल पर खून का निशान बन गया। आर्यन सिंघानिया कराह उठा और उसकी भौहें तन गईं। उसने अपनी बाहों में नैना शर्मा को देखा।
उसके जोरदार संघर्ष की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसके माथे का घाव और खींच गया है। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पतला और गाढ़ा ठंडा पसीना था। वह इतनी इमोशनल थी कि इसका असर बच्चे पर भी पड़ा। उसका एक हाथ अनजाने में उसके पेट के निचले हिस्से को ढक रहा था। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली। उसे इस बात का गुस्सा नहीं था कि नैना शर्मा ने उसे चोट पहुंचाई। उसे डर था कि नैना शर्मा खुद को चोट पहुंचा लेगी। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा खोली तो उसकी आंखों के नीचे का हिस्सा ठंडा था। उसके होंठों के कोने शैतानी तरीके से ऊपर उठे और उसकी आवाज़ में खतरे का एहसास साफ दिख रहा था। वह सीधे नैना शर्मा की ओर बढ़ा। नैना शर्मा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने देता हूं और मेरी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। इससे पहले कि नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बातों का मतलब समझ पाती, आर्यन सिंघानिया की पकड़ अचानक ढीली हो गई और नैना शर्मा का पूरा शरीर सीधा नीचे गिर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ऐसे ही छोड़ देगा। वह अभी भी जमीन से कुछ दूरी पर थी। नैना शर्मा ने अचानक आर्यन सिंघानिया की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर पकड़ लिया। एक बेल की तरह वह उसके चारों ओर लिपट गई। उसे डर था कि वह सच में गिर जाएगी। आर्यन सिंघानिया सच में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब उसने उसे पकड़ा तो उसने जल्दी से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने सामने मजबूती से पकड़ लिया। नैना शर्मा सच में बहुत डरी हुई लग रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह लड़ना भूल गई थी। वह बस उसकी बाहों में ऐसे ही झुक गई, लेकिन उसके हाथों ने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं और उसकी काली आंखें नैना शर्मा की कांपती पलकों पर पड़ीं। उसका दिल थोड़ा दुखा, लेकिन उसे बुरा आदमी बनना ही था। उसने अपना दिल कड़ा किया, अपनी नज़रें हटा लीं, नैना शर्मा को गोद में उठाया और काले तालाब से बाहर निकल गया। ड्राइवर पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। आर्यन सिंघानिया को आते देख उसने जल्दी से पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला। आर्यन सिंघानिया थोड़ा झुका और नैना शर्मा को अंदर बिठा दिया। जैसे ही नैना शर्मा को नीचे उतारा गया, ऐसा लगा जैसे वह अचानक होश में आ गई और जल्दी से दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। आर्यन सिंघानिया को पता था कि वह ऐसा करेगी। उसने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और फिर कार में बैठ गया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और नैना शर्मा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। नैना शर्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका हाथ नहीं तोड़ पाए, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और उसके हाथ पर काट लिया। आर्यन सिंघानिया दर्द से तमतमा गया, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। इसके बजाय उसने ऊपर देखा और सामने वाले ड्राइवर से रूखेपन से कहा, अस्पताल जाओ। ये 3 ठंडे शब्द सुनकर नैना शर्मा का शरीर बुरी तरह कांप उठा। अध्याय 363 मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे नफरत करो 9। नैना शर्मा ने ये 3 ठंडी बातें सुनी और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। फिर उसने और भी जोर से लड़ाई की। उसने लगभग अपने सारे हाथ पैर इस्तेमाल कर लिए, खरोंचना, काटना, लात मारना, खरोंचना। उसने जितने भी मूव्स इस्तेमाल कर सकती थी किए। आर्यन सिंघानिया के चेहरे और गर्दन पर नैना शर्मा ने कई खून के निशान बना दिए थे। उसके हाथ पर भी नैना शर्मा ने काटा था और उस पर काटने का गहरा निशान था जिससे अभी भी खून बह रहा था। नैना शर्मा ने उसके पैरों पर भी कई बार लात मारी थी और उनमें से एक लात तो एक जगह लगते लगते बची थी। आर्यन सिंघानिया ने चुपके से हौंफते हुए कहा। नैना शर्मा बहुत बेरहम थी। उसने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन जब उसने उसका पीला चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। नैना शर्मा पहले तो बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती गई। उसका पूरा शरीर कांपते हुए आर्यन सिंघानिया की बाहों में सिमट गया। आर्यन सिंघानिया को कुछ महसूस हुआ और उसने उसे थोड़ा छोड़ दिया। उसने अपनी गहरी आंखें नीचे की और देखा कि वह दर्द से त्योरियां चढ़ा रही है। उसका एक हाथ उसके पेट को पकड़े हुए था जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। आर्यन सिंघानिया की आंखें ठंडी हो गईं और आवाज़ कांपने लगी। नैना, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ईशा। जब वह अभी आर्यन सिंघानिया से उलझी थी तो उसके पेट में पहले से ही दर्द होने लगा था, लेकिन जोरदार लड़ाई के बाद उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह बेहोश हो गई और कमज़ोर होकर कराहने लगी। आर्यन सिंघानिया का दिल अचानक से बैठ गया। उसने एक हाथ से नैना शर्मा के पेट के निचले हिस्से को ढक लिया और छूने की ठंडक से वह चौंक गया। उसके दूसरे हाथ ने नैना शर्मा को अपने सामने कसकर पकड़ रखा था, उसे थोड़ी गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। डरो मत, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नैना शर्मा के हाथ ने अचानक आर्यन सिंघानिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे कोई होश नहीं था और उसे बस ऐसा लग रहा था कि उसने एक जान बचाने वाला तिनका पकड़ रखा है। मेरे बच्चे को बचाओ ईशा, उसे बचाओ ईशा। आर्यन सिंघानिया के हाथ और भी कस गए, जैसे उसे अपनी भावनाओं ने जकड़ लिया हो।
उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका सीना कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट से भर गया। ठीक है, शब्द उसके गले में ऐसे अटक गया था जैसे उसका वजन 1000 पाउंड हो और वह उसे बोल नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर ड्राइवर की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, गैस दबाओ और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचो। योजक चिन्ह। जब कार हॉस्पिटल पहुंची तो आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। उसे लगा कि नैना शर्मा के शरीर से धीरे धीरे एक लिक्विड बह रहा है। वह बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था और उसके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। वह जानता था कि वह इस बच्चे को नहीं रख सकता। अगर ईशा सच में अब उन्हें छोड़ दे तो शायद ये कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन जब उसने अपने हाथ पर गर्म लिक्विड महसूस किया तो वह डर गया। उसे डर था कि ईशा सच में इस बच्चे को खो देगी। डॉक्टर दौड़कर आए और आर्यन सिंघानिया से नैना शर्मा को बेड पर लिटाने को कहा। फिर नज ने आर्यन सिंघानिया को बाहर जाने को कहा। उसने नैना शर्मा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और कुछ देर तक हिला नहीं। आखिर में नज ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और फिर सफ़ेद पर्दा खींच दिया जिससे उसका दिखना बंद हो गया। आर्यन सिंघानिया वहीं हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें नीची की और अपने लंबे और गोरे हाथों को देखा। वे चमकीले लाल खून से सने हुए थे, किसी बड़े हथौड़े की तरह, लेकिन यह उसके दिल पर जोर से धड़क रहा था, तकलीफ दे रहा था और असहज कर रहा था। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। आखिरकार सफ़ेद पर्दा खोला गया और डॉक्टर बाहर चले गए। अध्याय 364 मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। 10 आर्यन सिंघानिया की आत्मा, जो कहीं चली गई थी, इस पल उसके शरीर में लौट आए। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और डॉक्टर के पास गया। उसकी गहरी आंखें थीं और आंखों के नीचे हल्का सा कंपन था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन वह आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था, जैसे उसे बुरा जवाब सुनने का डर हो। डॉक्टर ने सबसे पहले बात की। सर, आपकी पत्नी अभी ठीक है और बच्चा भी ठीक है, लेकिन उसमें मिसकैरेज के लक्षण हैं। आपको भविष्य में ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो बच्चे को भी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे ही डॉक्टर के शब्द उसके कानों में पड़े, आर्यन सिंघानिया की सांस एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली। वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने नैना के बच्चे को अबॉर्ट करने का पक्का इरादा कर लिया था। ये बच्चा, भले ही नैना शर्मा मना कर दे, उसे पक्का यकीन था कि यह उसका बच्चा है। उसके लिए अपने बच्चे से प्यार न करना नामुमकिन था, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि यह वह बच्चा था जिसे वह और नैना शर्मा शेयर करते थे। आर्यन सिंघानिया ने राहत की सांस ली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई है। उनके हाथ पैर थोड़े कमज़ोर थे और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। डॉक्टर ने तुरंत उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। सर, आप ठीक हैं? आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नैना शर्मा ठीक है, बच्चा ठीक है, वह भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने मुंह बनाया। सर, आपको भी चोट लगी है। मैं नर्स को बुलाकर आपके घाव का इलाज करवाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन सिंघानिया चुपचाप खड़े रहे और खुद को संभाला। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। नंबर डायल करते समय उनकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। आर्यन सिंघानिया ने कॉल उठाया और भारी आवाज़ में कहा, डॉक्टर चोपड़ा, मैं पहले से ही अस्पताल में हूँ। आप कहाँ हैं? योजक चिन्ह। नैना शर्मा को आराम करने के लिए वार्ड में भेज दिया गया। आर्यन सिंघानिया बेड के पास बैठकर नैना शर्मा को देख रहा था, जो चुपचाप सो रही थी। उसे अभी का सीन याद आ रहा था और उसका दिल अभी भी डरा हुआ लग रहा था। उसके हाथ तो साफ हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन पर अभी भी लाल खून के धब्बे लगे हों। यह एक भयानक नज़ारा था। आर्यन सिंघानिया का हाथ धीरे से नैना शर्मा के चेहरे को सहला रहा था। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं जैसे वह किसी नाजुक गुड़िया को सहला रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने थोड़ी और ताकत लगाई तो वह उसे चोट पहुंचा देगी। अचानक किसी ने वार्ड का दरवाज़ा खटखटाया। आर्यन सिंघानिया को धीरे धीरे होश आया। वह झुका और नैना शर्मा के होठों पर किस किया। फिर वह उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। उसने दरवाज़ा खोला। असिस्टेंट विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसने उसे इज्जत से नमस्ते किया, बॉस सिंघानिया। आर्यन सिंघानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कमरे से बाहर चली गईं और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या आपने नैना का केस डॉक्टर चोपड़ा को दे दिया है? असिस्टेंट विक्रम ने जवाब दिया, मैंने इसे पहले ही डॉक्टर चोपड़ा को भेज दिया है। उन्होंने पहले ही कुछ ब्रेन एक्सपर्ट्स के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है और वे ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया। उसकी गहरी आंखों ने अनजाने में कसकर बंद दरवाजे पर नजर डाली। फिर वह असिस्टेंट विक्रम की ओर मुड़ी और बोली, तुम यहीं रहो और नैना पर नजर रखो। अगर वह जाग जाए तो उस पर नजर रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जाने मत देना, समझा? आर्यन सिंघानिया कुछ सेकंड तक जमीन पर ही खड़े रहे, फिर ऑफिस की तरफ बढ़ गए। जब उन्होंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो कुछ डॉक्टर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। डॉक्टर
चोपड़ा ने आर्यन सिंघानिया को देखा और उनसे मिलने वाले थे, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उन्हें ऐसा न करने का इशारा किया। वह सीधे सोफे पर गए और बैठ गए। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा, उनके पतले होंठ हल्के से हिल रहे थे और वह हर शब्द के बाद रुकते हुए बोले, मुझे कोई नतीजा बताओ। क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक ही समय में सुरक्षित रख सकता हूँ? अध्याय 365 मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। 11 डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। आमतौर पर दिमाग में खून का थक्का जमना कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। अगर समय पर पता चल जाता और सर्जरी से खून का थक्का हटा दिया जाता तो असल में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन नैना शर्मा अब प्रेग्नेंट थीं और उनकी जांच नहीं हो सकती थी। अगर उन्हें बीमारी का खास कारण नहीं पता होता तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। आर्यन सिंघानिया का दिल धीरे धीरे बैठ गया। क्या सच में नैना के पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर, चोपड़ा ने एक पल के लिए खुद से कहा और गंभीरता से कहा, बॉस सिंघानिया, जब हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो हम आमतौर पर मरीज को अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखने और बच्चे का अबॉर्शन करने की सलाह देते हैं। बीमारी ठीक होने के बाद बच्चा भविष्य में भी पैदा होगा। बेशक, अगर आप सच में बच्चे को रखना चाहते हैं तो आप इसे 3 महीने बाद तक टाल सकते हैं और हम सोचेंगे कि क्या हम उसका मिस्टर स्कैन कर सकते हैं। हालांकि 3 महीने बाद भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि इसका बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं होगा। इसके अलावा युवा मैडम की अभी की हालत को देखते हुए उन्हें सिरदर्द, याददाश्त में कमी और अक्सर देर तक नींद आना है। ये सभी बहुत बुरे लक्षण हैं। हमें शक है कि ब्लड क्लॉट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और यह ब्लड क्लॉट धीरे धीरे गाढ़ा होकर बड़ा हो जाएगा, जिससे क्रेनियल नर्व्स पर दबाव पड़ेगा, जिससे कई दिक्कतें होंगी। हमारा अब भी यही सुझाव है कि मास्टर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आर्यन सिंघानिया चुपचाप वहाँ बैठे डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। उन्होंने ये सब तब सुना था जब वह पहले कंसल्टेशन रूम के दरवाजे पर खड़े थे। हालांकि वह अभी भी उम्मीद की एक किरण को थामे रखना चाहते थे। तो हालांकि उन्होंने नैना शर्मा से कहा कि वह चाहते हैं कि वह बच्चा अबॉर्ट कर दें, फिर भी उन्होंने आज रात एग्जामिनेशन का इंतज़ाम किया। उन्होंने नैना शर्मा के लिए एग्जामिनेशन करने के लिए इन प्रोफेशनल और स्किल्ड ब्रेन एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया ताकि दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल सके। पहली बार वह लालची बनना चाहता था। बदकिस्मती से इस दुनिया में दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा होना जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो नहीं मिल सकती थी, योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया वार्ड में वापस आए तो वहां पहले से ही गंदगी फैली हुई थी। नैना शर्मा जाग गईं और जाना चाहती थीं, लेकिन असिस्टेंट विक्रम को उन पर नज़र रखने का ऑर्डर दिया गया था। वह सिर्फ बेरहमी से लोगों से उन्हें रोकने के लिए कह सकते थे, लेकिन नैना शर्मा ने जोरदार विरोध किया और बाहर निकलने पर अड़ी रहीं। वह और 2 बॉडीगार्ड आदमी थे। अगर नैना शर्मा ज़बरदस्ती अंदर आती तो वे उन्हें रोक नहीं सकते थे। वह सिर्फ 2 नर्सों को बुलाकर नैना शर्मा को बिस्तर पर दबा सकते थे। बदकिस्मती से नैना शर्मा को पता नहीं था कि उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई। उन्होंने बहुत जोर लगाया और 2 नर्सें उन्हें लगभग नीचे नहीं पकड़ पाईं। असिस्टेंट विक्रम को चिंता से बहुत पसीना आ रहा था। जब उसने आर्यन सिंघानिया को दरवाज़ा धक्का देकर खोलते और अंदर आते देखा तो उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे डूबते हुए इंसान ने अभी अभी लकड़ी का टुकड़ा देखा हो। बॉस सिंघानिया, आप आखिरकार वापस आ गए। यंग मैडम, वह असिस्टेंट विक्रम की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक आगे बढ़ा। एक हाथ से उसने सीधे नैना शर्मा के कंधे को दबाया और दूसरे हाथ से सीधे उसकी ठुड्डी को दबाया। उसने उसे ऊपर उठाया और उसके पतले होंठों ने बिना किसी वार्निंग के उसे किस कर लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक ऐसा कर देंगे। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आर्यन सिंघानिया के किस से नैना शर्मा के हाथ पैर जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी प्रेशर पॉइंट से चोट लगी हो। शोरगुल वाला वार्ड एक पल में शांत हो गया और सबकी सांसें हल्की हो गईं। असिस्टेंट विक्रम ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने जल्दी से दोनों नर्सों को इशारा किया और वे तीनों चुपचाप चली गईं। अध्याय 366 मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। 12 वार्ड में सिर्फ आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा बचे थे। माहौल शांत होता गया, इतना शांत कि वे एक दूसरे की धड़कती हुई धड़कनें सुन सकते थे। नैना शर्मा की काली आंखें चौड़ी और गोल थीं, उसकी लंबी पलकें झपक रही थीं और उसका दिमाग खाली था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को शांत करने और उसे इतना परेशान होने से रोकने के लिए किस किया। आखिर उसका अभी का शरीर उसे ऐसा होने नहीं दे रहा था। लेकिन जब उनके होंठ मिले तो उसकी कोमलता और मिठास ने तुरंत उसे घेर लिया। उसके होंठ सिर्फ उसके होंठों को छू रहे थे, लेकिन उसने अनजाने में किसको और गहरा कर दिया। जब आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के दांत खोले और अपनी जीभ की नोक से अंदर घुसने की कोशिश की तो नैना शर्मा का पूरा शरीर कांप उठा। सदमे से जो होश उड़ गया था वह आखिरकार वापस आ गया। उसके हाथ ने अचानक आर्यन सिंघानिया को दूर धकेल दिया। आर्यन सिंघानिया खुद को संभाल पाने से पहले ही धक्का लगने से कुछ कदम पीछे हट गए।
नैना शर्मा ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी काली आंखें अभी भी खुली हुई थीं। उसने आर्यन सिंघानिया को हैरानी से देखा और हकलाते हुए कहा, तुम ही आर्यन सिंघानिया हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन सिंघानिया ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। उसकी गहरी आंखें नैना शर्मा के चेहरे पर पड़ीं। उसने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में अपने विचार बिल्कुल भी छिपाए बिना बोला, मैं चाहता हूं कि तुम चुप रहो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया के बेपरवाह रवैये पर नैना शर्मा के गाल गुस्से से लाल हो गए। तो तुम मुझे बस छू नहीं सकते। मैंने हमेशा काम को कुशलता से करने की कोशिश की है। ये सबसे असरदार तरीका है ना? आप। नैना शर्मा की छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। आर्यन सिंघानिया की बदमाश बातों से वह इतनी परेशान हो गई थी कि वह मना नहीं कर सकी। उसकी सांस उसके दिल में अटक गई थी, ऊपर नीचे नहीं हो पा रही थी। आर्यन सिंघानिया ने उसे देखा और रूखेपन से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें गर्भपात के खतरे के लक्षण हैं। अगर तुम अभी जो हुआ उसे फिर से अनुभव करना चाहती हो तो आगे बढ़ो और हंगामा करो। एक वाक्य ने सीधे नैना शर्मा की कमजोरी पर चोट की। नैना शर्मा वहीं खड़ी रहीं, उनके हाथ कसकर भींचे हुए थे। लेकिन आखिर में उन्होंने फिर भी कुछ बार गहरी सांस ली और अपने दिल के गुस्से और चिंता को जबरदस्ती दबा लिया। हाँ, गुस्सा करने या नखरे करने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि इसका असर उसके बच्चे पर पड़ता। अभी अभी काव्या ने अपना बच्चा लगभग खो ही दिया था। वह उस डर को दोबारा महसूस नहीं करना चाहती थी। नैना शर्मा जब थोड़ा शांत हुईं तो उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्यन सिंघानिया, तुम्हें मुझे यहाँ कैद करने का कोई हक नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा की आंखों से मिलीं। उसकी आंखें काली और चमकदार थीं, जिनमें उसकी जिद और पक्का इरादा था। अगर हो सका तो उसे उम्मीद थी कि वह उसके बच्चे की रक्षा कर सकेगा। बदकिस्मती से परी इतनी ताकतवर नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह बेबस हो गया। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर वह सावधान नहीं रही तो वह अपना दिल नर्म कर लेगा और उसे जो चाहे करने देगा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी लार निगल ली और उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे होने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और बेरहमी से एक एक शब्द थूका, मैं तुम्हारा अबॉर्शन हो जाने के बाद तुम्हें जाने दूंगी। अगर वह उसकी जान बचा सकता, अगर वह इस दुनिया में अच्छे से रह सकती, तो वह बुरा आदमी बनने को तैयार था। वह जल्लाद बनने को तैयार था जिसने अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को मार डाला। नैना शर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। ये वाक्य उसके दिल में चुप था। जैसे ही आर्यन सिंघानिया के शब्द निकले, नैना शर्मा ने लापरवाही से अपना मोबाइल फोन उठाया और आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर फेंक दिया। अध्याय 367 आप जीत गए। एक सेल फोन आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर जोर से लगा। दर्द से उसे चोट लगी और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। आर्यन सिंघानिया के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखें भी नहीं हिलीं, जैसे जिसे चोट लगी थी वह नहीं था। वह कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर बोला, सर्जरी 1 हफ्ते में होनी है। तुम्हें अगले कुछ दिन यहाँ अच्छे से आराम करना चाहिए। आर्यन सिंघानिया। नैना शर्मा ने भले ही इसे दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वह उसकी ठंडी बातों से गुस्से और दुख से भर गई। मैंने पहले भी कहा था, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हें इसकी जिंदगी का फैसला करने का क्या हक है? आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, जैसे उसने नैना शर्मा की बातें सुनी ही न हों। वह सीधे मुड़ी और वहां से जाना चाहती थी। नैना शर्मा का मुक्का ऐसा लगा जैसे रुई पर लगा हो। उसने बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई। दूसरी ओर आर्यन सिंघानिया ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना बच्चा गिराने का पक्का इरादा कर लिया हो। नैना शर्मा के आंसू एक साथ बह निकले। वह आर्यन सिंघानिया के सामने इतनी कमजोर और बेबस नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक ऐसे आदमी का सामना करना जो तुमसे प्यार नहीं करता और तुमसे नफरत करता है, चाहे वह कुछ भी कर ले, वह उसके लोहे जैसे दिल को हिला नहीं सकती थी। नैना शर्मा का हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर गया, आंसू बूंद बूंद करके गिर रहे थे। उसने आंखें उठाईं और आर्यन सिंघानिया को आंसू भरी आंखों से देखा। उसने पक्के इरादे और ठंडी आवाज में एक एक शब्द कहा, ठीक है, ठीक है। अगर तुमने मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत की तो मैं उसके साथ मर जाऊंगी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे हाथ 2 लोगों की जिंदगी से रंगे हैं, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी चैन से सो पाओगे? नैना शर्मा के शब्द भले ही बेरहम थे, लेकिन असल में उनकी आवाज़ सिसक रही थी। उनकी आवाज़ बहुत बुरी तरह कांप रही थी, जो बेरहमी से आर्यन सिंघानिया के दिल को छू रही थी। अच्छी बात यह थी कि उस समय उसकी पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए वह उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं देख पाए। नहीं तो उसे उसकी आंखों में भी उतना ही दर्द दिखता जितना अपने आंखों में। आर्यन सिंघानिया के हाथ, जो बगल में लटके हुए थे, कसकर भींचे हुए थे और उसके हाथों के पीछे की नसें उभरी हुई थीं। उसने मुड़कर उसे गले लगाने की इच्छा को दबाने के लिए अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी।
उसके लिए ऐसा फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। उसके लिए बुरा आदमी बनने के लिए अपना दिल कठोर करना कितना मुश्किल रहा होगा। वह उसे अपनी मुश्किलें बता भी नहीं सकता था। वह अपना दर्द बता सकती थी, लेकिन वह सिर्फ अपना दर्द पी सकता था। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि वह ये सब उसकी ज़िंदगी के लिए कर रहा है ताकि वह जी सके। वह उस पर विश्वास नहीं करेगी और ईशा खुद को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। क्योंकि एक बार उसने नैना शर्मा के सामने कमज़ोरी दिखाई, एक बार नैना शर्मा ने उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाया, तो वह अपना दिल मजबूत नहीं कर पाएगा। अगर उनके पास नैना शर्मा नहीं होती तो इस बच्ची ईशा का क्या उपयोग है। आर्यन सिंघानिया की आंखें गीली थीं और आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसके होंठ सिकुड़ गए थे और हर शब्द कड़वा था। तुम जियो या मत जियो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। अगर तुम मर गए तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी आंख के कोने से एक आंसू टपक पड़ा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद की और फिर से वार्ड से बाहर चले गए। योजक चिन्ह। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया को देखा, जो अभी अभी वार्ड से बाहर निकला था, और उसकी आंखों के कोने में आंसू देखे। वह हैरान रह गई। बिग बॉस सच में रोया। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। उसने दरवाजे का हैंडल काफ़ी देर तक पकड़े रखा और फिर धीरे से खोला। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, किसी को अंदर भेजो और कमरे से सारी नुकीली चीज़ें हटवा दो। साथ ही एक नर्स को भेजो जो 24/7 उस पर नज़र रखे। हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। अध्याय 368। 368 आप जीत गए 2। असिस्टेंट विक्रम का दिमाग अभी भी चकरा रहा था। शब्द उसके दिमाग में आए भी नहीं थे कि वह बोल पड़ी, तो रिया, बॉस सिंघानिया, क्या तुम यंग मैडम के साथ नहीं जाओगी? क्या इस समय वह युवा मैडम को अकेला छोड़ने वाला था? आर्यन सिंघानिया की आंखें थोड़ी चकरा गई थीं। वह अचानक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं बेरहम नहीं हो पाऊंगी। असिस्टेंट विक्रम तब अपनी हैरानी से बाहर आया जब आर्यन सिंघानिया काफ़ी देर से जा चुके थे। इतने लंबे समय तक बिग बॉस के लिए काम करने के बाद उसने पहली बार उसे इस तरह देखा था। वह अपना दुख दबा नहीं सका। सच में उसे नैना के लिए इतना बुरा फैसला लेने का बहुत बुरा लगा होगा। बदकिस्मती से उस युवा मैडम को नैना के बारे में कुछ नहीं पता था। योजक चिन्ह। हालांकि नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया ने उसे बहुत बुरी बातें कही थीं, लेकिन उसने कभी अपने दिल में अपने बच्चे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। जब तक वह किसी मुश्किल में नहीं फंस जाती, जब तक उसे ऑपरेशन टेबल पर मजबूर नहीं किया जाता, तब तक उसके पास अपने बच्चे की जान बचाने का मौका था। उसने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वार्ड के दरवाजे पर 2 लंबे और मजबूत बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उसने कुछ भी किया, वे टस से मस नहीं हुए। वे 2 दीवारों की तरह थे जो रास्ता रोक रहे थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उस नर्स को भी मनाने की कोशिश की जो उस पर नज़र रख रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी मदद कर सकती है, लेकिन वह एक लकड़ी के टुकड़े की तरह थी जो ज़बरदस्ती या समझाने से हिली नहीं। उसने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया था, इसलिए वह बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकी। वह यहाँ फंस गई थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी, और कोई भी उसे और उसके बच्चे को बचाने नहीं आ सका। वह बस देख सकती थी कि समय कैसे बीत रहा है, सेकंड दर सेकंड, दिन दर दिन। पलक झपकते ही आधा हफ्ता बीत गया। नैना शर्मा चिंता से जल रही थी, लेकिन वह बेबस थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रिया सच में आर्यन सिंघानिया को अपना बच्चा अबॉर्शन करने देगी? लेकिन ये बात नैना शर्मा के मन में बस एक बार आई थी। वह पहले से ही बहुत दर्द में थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वह सच में इस बच्चे को खो देती तो क्या होता। नहीं, वह अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं होने देगी। लेकिन ईशा और क्या कर सकती थी? नैना शर्मा का हाथ अनजाने में उसके बाल पकड़ गया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह इस बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपा रही थी। अचानक उसे मौत का ख्याल आया। क्या सच में जुआ खेलने का यही एकमात्र तरीका था? वह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया को उसकी जान की परवाह नहीं होगी, लेकिन उसकी जान ही उसके पास मोलभाव करने का एकमात्र जरिया थी। वह उसे अपना सब कुछ देने वाली थी। वह उस आदमी पर दांव लगा रही थी जिससे वह कभी बहुत प्यार करती थी और जिसे वह छोड़ नहीं सकती थी। वह दांव लगा रही थी कि आर्यन सिंघानिया में अभी भी थोड़ी समझदारी और इंसानियत बची है। लेकिन कमरे में 24 घंटे एक नर्स थी। नैना शर्मा कुछ करना चाहती थी और उसने उसे तुरंत रोक दिया। लेकिन नैना शर्मा असल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए जाहिर है वह कुछ ज़्यादा ज़ोरदार नहीं कर सकती थी। सोचने के बाद उसने आखिरकार भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। उस दिन से नैना शर्मा ने कुछ नहीं खाया और ज़्यादा पानी भी नहीं पिया। वह बस चुपचाप बिस्तर से टिकी रही और एक अचंभे में रही। अपनी याददाश्त फिर से खोने से बचाने के लिए उसने जानबूझकर किताब में अपना इरादा लिखा और उसे दिन में एक बार पढ़ा। शुरू में नज़ नैना शर्मा को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन नैना शर्मा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। ये देखकर कि वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, नज़ को चिंता हुई कि कुछ हो जाएगा।
उसे अपना फ़ोन निकालकर आर्यन सिंघानिया को फ़ोन करना पड़ा। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा की भूख हड़ताल की दूसरी रात उनके सामने पेश हुए। अध्याय 369 आप जीत गए 3। 2 दिन तक कुछ न खाने के बाद नैना शर्मा के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और होंठ सूख गए थे। वह बिस्तर पर टिक गई और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसे हवा की तरह समझ रही थी। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें उस पर टिकी थीं। पिछली बार मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका वजन बहुत कम हो गया है। उसके शरीर पर लिपटा हुआ ढीला हॉस्पिटल गाउन खाली था और उसकी कलाई का जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा था वह इतना पतला था कि वह स्किन और हड्डियों की एक परत जैसा लग रहा था। उसे डर था कि वह उसे इस तरह नहीं देख पाएगा, इसलिए इन दिनों अगर वह उससे मिलना भी चाहता था तो उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीन देखेगा जो वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। आर्यन सिंघानिया ने अपने पतले होंठों को कसकर भींच लिया और उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसने अपने दिल के दर्द को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने पास खड़ी नस से कहा, मुझे दलिया दो। नस ने सिर हिलाया और जल्दी से गरम दलिया जो उसने बनाया था आर्यन सिंघानिया को दे दिया। आर्यन सिंघानिया ने उसे लिया, बिस्तर पर गया और बैठ गया। उसने एक छोटा चम्मच लिया और नैना शर्मा को खिलाया। नैना शर्मा ने फिर से अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने रखे दलिया के चम्मच को देखा। उसने अचानक अपने होंठ टेढ़े कर लिए, लेकिन वह इतनी कमज़ोर थी कि मुस्कुरा भी नहीं सकी। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी? तुम मुझे अभी खिलाने के लिए इतनी नीची क्यों हो? क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं ऑपरेशन टेबल पर काम नहीं कर पाऊंगी? आर्यन सिंघानिया की आंखों में दुख की एक झलक उभरी, लेकिन एक पल में गायब हो गई। उसने होंठ सिकुड़े और मजाक उड़ाया, नैना शर्मा, तुम कुछ भी कर लो, ऑपरेशन 2 दिन बाद तय समय पर ही होगा। अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। मेहनत की बर्बादी। नैना शर्मा को लगा जैसे कुछ मज़ेदार बात सुन ली हो और उनका गला हंसी से भर गया। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें अपने बच्चे को मारने से नहीं रोक सकती, लेकिन तुम ईशा को भी नहीं रोक सकते। मैंने अपने बच्चे को बचाने का पक्का इरादा कर लिया है। बेशक, तुम मुझे 2 दिन में ऑपरेटिंग टेबल पर भेज सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। अगर मैं उसे नहीं बचा पाई तो हम ऑपरेटिंग टेबल पर एक साथ अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेंगे। ये भी अच्छा है। नैना शर्मा ने अपनी ज़िंदगी खत्म करने की बात बहुत शांति और ठंडेपन से कही थी, लेकिन उसका हर शब्द, हर वाक्य एक तेज धार वाली तलवार बन गया जो बेरहमी से आर्यन सिंघानिया के दिल में चुभ रही थी। उसके हाथ जो कटोरा और चॉपस्टिक पकड़े हुए थे बुरी तरह कांप रहे थे। वह उसे बचाने के लिए अपना बच्चा अबॉर्ट करना चाहता था, उसे इस तरह हार नहीं मानने देना चाहता था। वह उसे इस तरह अपनी ज़िंदगी को छोटा नहीं समझने देगा। आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मन बना लिया। उसने दलिया बेडसाइड टेबल पर रखा और अपना हाथ बढ़ाया। उसने नैना शर्मा का मुंह पकड़ा और उसे मुंह खोलने पर मजबूर किया। फिर उसने उसे दलिया खिलाया। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को खाना खिलाने से बचने के लिए हाथ हिलाए और सिर घुमाया, लेकिन आर्यन सिंघानिया की ताकत बहुत ज़्यादा थी। उसकी उंगलियों ने उसके जबड़े को जकड़ लिया और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। और तो और, शुरू में उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। नैना शर्मा जानती थी कि आर्यन सिंघानिया की ताकत का विरोध करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने बस कोई कोशिश नहीं की और आर्यन सिंघानिया का खिलाया हुआ दलिया खाने की भी पहल की। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गया और उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। क्या नैना शर्मा को आखिरकार समझ आ गया, या वह इतनी भूखी थी कि उसने अपने आप खाना शुरू कर दिया? लेकिन अगले ही पल नैना शर्मा ने उल्टी की आवाज़ निकाली और फिर जो दलिया उन्होंने खाया था वह सब उल्टी के जरिए बाहर निकल गया। आर्यन सिंघानिया का एक्सप्रेशन तुरंत बहुत बुरा हो गया। अध्याय 370 आप जीत गए 4। नैना शर्मा बिस्तर के किनारे लेट गईं और तब तक उल्टी करती रहीं जब तक उनके पेट का एसिड बाहर नहीं निकल गया। उनका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करके आर्यन सिंघानिया को देखा और मुस्कुराई भी। क्या अभी भी खाना है? बस सब ले आओ, जितना चाहो खा लूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसे खाऊंगी और फिर उल्टी कर दूंगी। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें गुस्से से भर गईं। वह खुद को रोक नहीं सका और अचानक खड़ा हो गया। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ा, नैना शर्मा। नैना शर्मा हमेशा आर्यन सिंघानिया से थोड़ा डरती थी। उसके सामने वह हमेशा डर से कांपती रहती थी और अपने हाथ पैरों से डरती थी। क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, इसलिए उसे उसकी भावनाओं और उसकी खुशी और गुस्से की परवाह थी। लेकिन अब परी सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती थी। अपने बच्चे के लिए वह निडर हो सकती थी। नैना शर्मा की जिद से आर्यन सिंघानिया का दिल दुखता था, लेकिन साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आता था। उसने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसकी जान को रौंदने की पूरी कोशिश कर रही थी।
आर्यन सिंघानिया अचानक खड़ा हो गया और उसके हाथ का चम्मच जोर से जमीन पर गिर गया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को घूरा। वहां लेटी नैना शर्मा को पकड़ा और बिस्तर पर दबा दिया। उसके हाथों ने नैना शर्मा के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने एक एक करके कड़वी बातें कहीं। कोई बात नहीं। जब तुम्हें खाना नहीं है तो तुम बस एक न्यूट्रिशन शॉट ले लो। अगर तुम मरना चाहती हो तो ये भी मेरे मूड पर निर्भर करता है। आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा एक तरफ किया और नर्स से कहा, जो पहले से ही हैरान थी, डॉक्टर को बुलाओ और उसे न्यूट्रिशन इंजेक्शन दो। नर्स कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, फिर अचानक उसने रिएक्शन दिया और सिर हिलाया। हाँ हाँ, ये रिया है। मैं अब चलती हूँ। नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया ने बिस्तर पर दबा दिया था। ऐसा नहीं था कि वह संघर्ष नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच में उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। उसके सारे विचार और उसकी सारी छोटी छोटी चालें आर्यन सिंघानिया के सामने कभी सफल नहीं होती थीं। वह हमेशा हारती रहती। वह अपनी जान जोखिम में डालने और आर्यन सिंघानिया की अंतरात्मा की आवाज़ पर दांव लगाने को तैयार थी। वह पहले उससे बहुत प्यार करती थी। अगर वह उससे प्यार नहीं करता तो भी ठीक था, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उसके साथ शेयर करने को भी तैयार नहीं था। नैना शर्मा की आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू धीरे धीरे जमा हो गए और उसे धुंधला दिखाई देने लगा। उसने आंसुओं के बीच अपने ऊपर लेटे आदमी को देखा। उसने सोचा कि वह उसके लिए फिर कभी दुखी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहकर नीचे गिर रहे थे, जिससे उसके नीचे की चादरें भीग रही थीं। आर्यन सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। जब वह उससे बुरी बातें कहती, उसे मारती, डांटती और उसका विरोध करती, तो वह अपने नर्म दिल को दबा पाता और विलेन का रोल निभाने के लिए अपने दिल को और सख्त कर पाता। लेकिन अब वह न तो लड़ती थी और न ही हंगामा करती थी। वह बस चुपचाप लेटी रहती, उसे देखती और चुपचाप रोती रहती। उसके दिल की ऊंची दीवार उसके आंसुओं से बूंद बूंद टकरा रही थी। वह हिल रही थी और गिरने ही वाली थी। नैना शर्मा के होंठ धीरे से फड़के और उसने मुश्किल से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। हर शब्द उसके गले से पूरी ताकत से निकल रहा था, जैसे उसमें उसकी आखिरी उम्मीद हो। आर्यन सिंघानिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, रिया, मेरे बच्चे को जाने दो। ईशा, उसको छोड़ दो, कृपया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हर शब्द और वाक्य आर्यन सिंघानिया के कानों में सिसकी की तरह गूंज रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके दिल की दीवार धीरे धीरे ढहने लगी है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सारे आंसू अपनी आंखों में वापस ले लिए। उसने अचानक अपना शरीर सीधा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अध्याय 371 आप जीत गए 5। अगर वह यहाँ आधा सेकंड और रुकता, अगर वह फिर से नैना शर्मा के आंसू देखता, तो वह उसके सामने सरेंडर कर देता। इसलिए उसे इस बात का फ़ायदा उठाना था कि उसके दिल की दीवार पूरी तरह से नहीं गिरी थी। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोले, जल्दी से यहाँ से निकल जाए, उसके आंसू फिर से न देखे, उसकी गुजारिश सुन ले। नैना शर्मा की आंखों के सामने वार्ड का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। उनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी पूरी तरह बुझ गई थी। वह हार गई थी। वह शर्त हार गई थी। आखिर में उसकी कमज़ोरी, उसकी मिन्नतों पर आर्यन सिंघानिया को ज़रा भी दया नहीं आई। उसके लिए वह उसे, नैना शर्मा को नहीं चाहता था। वह उसे, नैना शर्मा के बच्चे को भी नहीं चाहता था। वह इतनी बेवकूफ़ क्यों थी कि उसे उम्मीद थी कि उसका ऐसा करने का दिल नहीं करेगा। नैना शर्मा को लगा कि वह मजाकिया है। वह कुछ बार हंसी। जैसे जैसे वह हंसी, उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया वार्ड से निकलकर वॉशरूम चले गए। वह सिंक के सामने खड़ा हुआ, नल खोला और अपने हाथों में पानी भर लिया। ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा और उसकी आंखों के कोनों से आंसू धो दिए, लेकिन यह उसकी लाल आंखों को नहीं धो सका। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वह इतना बेकार, इतना बेबस है। उसने उस इंसान को दर्द में देखा जिसे वह प्यार करता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह कर सकता तो वह सब कुछ नैना शर्मा की मुस्कान के बदले में दे देता। इन दिनों वह विदेशी एक्सपर्ट्स की तलाश में था, लेकिन डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर मरीज को ऑपरेट न करे तो सब बेकार था। बीमारी का कारण पता चलने से पहले मरीज का इलाज करने की हिम्मत कौन करता। सिंक पर आर्यन सिंघानिया का हाथ धीरे धीरे कड़ा होता गया। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, इसलिए उसकी उंगलियों के सिरे पीले पड़ गए थे। बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुला और असिस्टेंट विक्रम अंदर आया। उसने आदर से कहा, बॉस सिंघानिया, डॉक्टर चोपड़ा आपको ढूंढ रहे हैं। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दर्द और हार छिपा ली। उसका सुंदर चेहरा पहले जैसा शांत हो गया। उसने सिर हिलाया, फिर अपने पैर उठाए और बाहर चला गया। आर्यन सिंघानिया डॉक्टर चोपड़ा के ऑफिस में गए। वह जल्दी से खड़े हुए और आर्यन सिंघानिया का सोफे पर स्वागत किया। उन्होंने उसे बैठने के लिए बुलाया और प्यार से पूछा कि वह क्या पीना चाहती है। आर्यन सिंघानिया ने हाथ हिलाया, डॉक्टर
चोपड़ा, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। डॉक्टर चोपड़ा ने सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, बॉस सिंघानिया, मैं अभी अभी युवा मैडम को एक ड्रिप लगाने गया था। उनका शरीर बहुत कमज़ोर है और बुरी हालत में है। अगर उन्होंने ठीक से आराम नहीं किया और कुछ दिनों में अबॉर्शन सर्जरी नहीं करवाई तो इससे उनके शरीर को बहुत नुकसान होगा। यह एक बुरा रूप भी छोड़ सकता है। आर्यन सिंघानिया सोफे पर चुपचाप बैठा था, उसका चेहरा मरा हुआ था। मुझे पता है, मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन आसानी से हो जाए तो मैं इन कुछ दिनों में युवा मैडम को कुछ ट्रैंक्विलाइजर दूंगा ताकि उनके इमोशन स्टेबल रहें और उन्हें कुछ दिन आराम करने दूंगा। ऑपरेशन के बाद अगर उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी युवा मैडम ब्रेन ऑपरेशन जारी रख सकती हैं। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं। ट्रैंक्विलाइजर, वह बच्चा बहुत प्यारा है। बेशक इस पर असर पड़ेगा, इससे बच्चा डिफॉर्म हो सकता है, लेकिन क्योंकि तुमने ये बच्चा नहीं चाहने का फैसला किया है, रिया। डॉक्टर चोपड़ा ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उनका मतलब साफ था। डॉक्टर चोपड़ा का सुझाव सही और सटीक था। आर्यन सिंघानिया जानते थे कि उन्हें सिर हिलाकर सहमत होना चाहिए, लेकिन इस समय नैना शर्मा का दुखी और रोता हुआ चेहरा उनके दिमाग में अचानक आ गया। उनका गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े हाथ से दबाया जा रहा हो और वे आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और गहरी सांस ली। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, ऑफिस का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। एक नर्स की बेचैन और घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, बॉस सिंघानिया, बुरी खबर। जवान मैडम, वाह 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 वाह। अध्याय 372 आप जीत गए 6। आर्यन सिंघानिया अचानक खड़ा हो गया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। उसकी नज़रें दूर थीं और आवाज़ धीमी थी। नैना को क्या हुआ है? नज़ इतनी परेशान थी कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से कहा, डॉक्टर चोपड़ा ने अभी अभी उस जवान मैडम को इफ दिया है और वह बहुत जल्दी सो गई। मैंने परी को थोड़ा नीचे किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो वह अपने हाथ से सुई ले लेगी। उसने सुई भी ले ली और अपनी गर्दन पर वार करने की कोशिश की, जिससे हमें उसे परी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नज़ अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही उसे अपने पास हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। फिर आर्यन सिंघानिया कहीं दिखाई नहीं दिया। वह एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर डॉक्टर चोपड़ा ने उसे याद दिलाया, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और मदद करो। हाँ हाँ। जब आर्यन सिंघानिया वार्ड में भागे तो उन्होंने देखा कि असिस्टेंट विक्रम और उनके 2 बॉडीगार्ड को पहले ही दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था। नैना शर्मा को उन्होंने घेर लिया था। वह साफ तौर पर खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन सुई उनकी गर्दन पर मजबूती से लगी हुई थी। यह उनकी स्किन में भी चुभ गई थी और खून बह रहा था। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें ठंडी हो गईं। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, बॉडीगार्ड को एक तरफ धकेला और सीधे कदम से कदम मिलाकर नैना शर्मा के पास पहुंचा। नैना शर्मा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और सुई पकड़े हुए उसका हाथ कस गया। सिंघानिया, आर्यन सिंघानिया, घबराओ मत और यहाँ मत आना। हालांकि उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसका लहजा बहुत मजबूत था। अगर आप आ जाएं तो मैं ऑपरेशन का इंतज़ार किए बिना अभी अपने बच्चे के साथ मर सकती हूँ। आर्यन सिंघानिया के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने नैना शर्मा के पीले चेहरे को देखा जो बिल्कुल बेजान था। उसकी सारी चिंताएं गुस्से में बदल गईं जो उसके सीने में उमड़ रहा था। उसकी आवाज़ बहुत तीखी थी और उसमें मजाक का गहरा भाव था। नैना शर्मा, तुम अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकती हो? जैसे ही आर्यन सिंघानिया बोल रहे थे, वह फिर से नैना शर्मा के पास पहुंची। नैना शर्मा अनजाने में 2 कदम पीछे हटी, लेकिन जल्दी ही वहीं खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उनकी मुस्कान दुख से भरी थी। आर्यन सिंघानिया, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें धमकी दूंगी। मैं बस अपने बच्चे के बचने की उम्मीद के लिए लड़ रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। चूंकि मैं अब अपने बच्चे को यहाँ से दूर नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं उसके साथ ही मर सकती हूँ। जैसे ही उसके शब्द निकले, नैना शर्मा की आंखों में पक्का इरादा चमक उठा। उसने हाथ से जोर लगाया और वह अपनी गर्दन में सुई चुभने ही वाली थी। आर्यन सिंघानिया चौंक गया। उसने जल्दी से नैना शर्मा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नैना शर्मा तैयार लग रही थी। जो सुई असल में उसकी गर्दन में चुभने वाली थी, वह आर्यन सिंघानिया के हाथ में चुभ गई। दर्द उसे हुआ और उसका हाथ अपने आप पीछे हट गया। नैना शर्मा ने सुई निकाल ली और फिर से उसकी गर्दन में चुभो दी। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं और भीड़ को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। सुई नैना शर्मा की स्किन में चुभ गई और तेज लाल खून बहने लगा, जिससे आर्यन सिंघानिया की आंखें लगभग लाल हो गईं। आर्यन सिंघानिया चौंक गया। वह एक कदम आगे बढ़ा, एक हाथ से नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती सुई छीन ली। उसके दूसरे हाथ ने जल्दी से नैना शर्मा की गर्दन ढक दी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच के गैप से खून बहता रहा। नैना शर्मा का शरीर ढीला पड़ गया।
आर्यन सिंघानिया ने उसके शरीर को थाम लिया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। नैना शर्मा, तुम पागल औरत हो। क्या वह बच्ची ईशा इतनी ज़रूरी है? क्या वह तुम्हारी जान से ज़्यादा ज़रूरी है? बेशक ईशा महत्वपूर्ण है, वह मेरी ज़िंदगी है। अध्याय 373 आप जीत गए 7। वह अपनी ज़िंदगी का सारा प्यार खो रही थी, अपने माता पिता, अपनी बहन, अपने दादाजी और वह इंसान जिसे वह प्यार करती थी। चाहे कुछ भी हो, वह इस बच्चे को फिर से नहीं खो सकती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी भी प्यार की चीज़ थी, उसे भी थामना था। नहीं तो उसे नहीं पता था कि आगे कैसे जीना है। नैना शर्मा ने अपनी आंखें पूरी खोलकर आर्यन सिंघानिया के चेहरे को देखने की पूरी कोशिश की जो पास ही था। वह अब भी बहुत हैंडसम था और लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। उसे नहीं पता था कि वह कभी उससे कितना प्यार करती थी। वह उससे बहुत गहराई से और जिद से प्यार करती थी, लेकिन अब वह आखिरकार इस दर्दनाक और बेकार एक तरफा प्यार को खत्म कर सकती थी। नैना शर्मा के होंठों के कोने धीरे धीरे एक चाप की तरह मुड़ गए। राहत और सुकून का एहसास हुआ। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को अपनी बाहों में लिया। उसने उसके चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन साफ देखे, थोड़ा हार मानने वाला, थोड़ी मौत जैसी खामोशी। उसे कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वह कोई बेवकूफ़ी करेगी, क्योंकि वह उसे समझता था। वह कुछ करने की जिद पर अड़ी रहती थी और आसानी से हार नहीं मानती थी। तब जब वह शर्मा परिवार को बचाना चाहती थी, तो क्या वह हर तरह के गलत तरीके नहीं अपनाती थी? इसलिए जब उसने कहा कि वह मर जाएगी, तो उसे लगा कि वह बस झांसा दे रही है। लेकिन अब जब उसने उसके होठों पर मुस्कान देखी, तो उसका दिल जोर से कांप उठा। वह गंभीर थी। अगर उसने सच में उसका बच्चा अबॉर्शन कर दिया होता, तो वह अकेली नहीं रहती। वह हमेशा से एक सीधा साधा इंसान था और उलझी हुई बातों को भी जल्दी से सुलझा लेता था। लेकिन जब वह नैना शर्मा से मिला, तो उसने उसे बार बार डगमगाया। उसके सामने वह कभी पक्का नहीं रह सका। आर्यन सिंघानिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। नैना शर्मा, तुम जीत गईं, तुम जीत गईं। मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। वह हार गया था। वह फिर से हार गया था। उसने सोचा था कि वह आखिर तक टिक पाएगा, लेकिन अपने गहरे प्यार के आगे वह शुरू से आखिर तक हार गया था। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा को होश आया तो एक दिन बीत चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बहुत देर तक छत को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। उस रात की याद के बारे में उसे फिर से थोड़ी धुंधली सी याद आई, लेकिन उसे धुंधला सा याद था कि उसने एक सुई ली और जोर से अपनी गर्दन में चुभो दी थी, जिससे बहुत खून बह रहा था। नैना शर्मा ने अपनी गर्दन को छूने के लिए हाथ उठाते हुए इसके बारे में सोचा। एक जगह थी जहां सच में पट्टी बंधी हुई थी। तो काव्या की जान से मारने की धमकी फिर फेल हो गई। नहीं, ये सही नहीं था। बेहोश होने से पहले ऐसा लगा कि उसने आर्यन सिंघानिया को ये कहते हुए सुना था कि वह उसे जाने देगा। अचानक उसके कानों में कदमों की आहट आए। नैना शर्मा ने अपनी तनी हुई आंखें घुमाईं और देखा। आर्यन सिंघानिया का चेहरा धीरे धीरे उसकी आंखों में बस गया। नैना शर्मा ने अनजाने में अपना निचला होंठ काट लिया। बिना सोचे समझे उसने सीधे अपने मन में सवाल पूछा, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, है ना? आर्यन सिंघानिया अचानक रुक गए। फिर उन्होंने खुद को नीचा दिखाने वाले अंदाज में अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनके होंठ थोड़े हिले जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। काफी देर रुकने के बाद उसने फिर से अपना मुंह खोला और अपनी हमेशा की तरह ठंडी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो, इससे पहले कि मुझे पछतावा हो। नैना शर्मा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने गलत नहीं सुना, वह सच में उसे जाने देने को तैयार था। परी। नैना शर्मा अपने होंठ सिकोड़कर बोली, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। मैं भविष्य में आपके सामने दोबारा नहीं आऊंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। नैना शर्मा की उत्सुकता आर्यन सिंघानिया के सीने में चुभे तेज चाकू जैसी थी। उसके हाथ जो बगल में लटके हुए थे, कसकर भींच लिए गए। अध्याय 374 आप जीत गए 8। खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी तिरछी होकर आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी का एक घेरा था, लेकिन उसे गर्मी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। बस एक हड्डी कंपा देने वाली ठंड थी जो उस पर जोरदार हमला कर रही थी। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बात से पीछे हटने के ख्याल को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने खुद को मजबूर किया कि वह अपने पैर उठाए, घूमे और वार्ड से बाहर चले गए। नैना शर्मा ने देखा कि आर्यन सिंघानिया की परछाई धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन थोड़ी उदासी भी थी। इस बार उसका और आर्यन सिंघानिया का झगड़ा सच में खत्म हो जाना चाहिए था। उसने धीरे से पलकें झपकाईं और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसकी जान से मारने की धमकी ने आर्यन सिंघानिया को कुछ होश दिखाने पर मजबूर कर दिया था। ये पहली बार था जब उसने आर्यन सिंघानिया को हराया था। 18 साल की उम्र से चले आ रहे प्यार में उसे सिर्फ एक बार ही जीत मिली थी।
ये दुखद था। नैना शर्मा का हाथ धीरे से उसके पेट पर गया और उसे प्यार से सहलाया। खुशकिस्मती से वह उसे रख सकी। आगे चलकर उसका एक बच्चा हुआ, परी का और उसका बच्चा। बस इतना ही काफ़ी था। बस इतना ही था कि उसे अपने बच्चे को निराश करना होगा, क्योंकि वह उसे कभी नहीं बता पाएगी कि आर्यन सिंघानिया इस जन्म में उसके पिता थे। नैना शर्मा ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में नहीं रहीं। उन्होंने नर्स का फ़ोन लिया और छोटी मीरा को फ़ोन करके उन्हें लेने के लिए कहा। छोटी मीरा बहुत तेज़ी से आई और हौंफती हुई वार्ड में भागी। जब उसने नैना शर्मा को कमज़ोर देखा तो उसके आंसू तुरंत बह निकले। नैना दी, मैं इन कुछ दिनों से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। आपने मुझे बहुत डरा दिया। आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? आप ठीक हैं ना? अब सब ठीक है। ये सब पुरानी बात हो गई है संजना। नैना शर्मा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया और फिर हंसते हुए कहा, चलो हम पहले ये जगह छोड़ेंगे। हालांकि आर्यन सिंघानिया ने उसे जाने देने का वादा किया था, लेकिन इस बात की संभावना थी कि वह अपनी बात से मुकर जाए। इसलिए अब सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से निकल जाए और आर्यन सिंघानिया की नज़रों से दूर हो जाए। योजक चिन्ह। छोटी मीरा ने नैना शर्मा को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में मदद की। उसने कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और नैना शर्मा को अंदर बैठा दिया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, फिर ड्राइवर की सीट पर गई, दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और कार स्टार्ट कर दी। अस्पताल की दूसरी मंजिल की बालकनी में असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था। वह एक मूर्ति की तरह था, बिना हिले डुले वहीं खड़ा था। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था और थोड़ी गर्मजोशी थी। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा है। असिस्टेंट विक्रम ने फिर नीचे देखा। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रोक नहीं सका। बॉस सिंघानिया, क्या आप सच में यंग मैडम को ऐसे ही जाने देंगे? उसने बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया। बच्चा एक टाइम बम था जो किसी भी पल उसकी जान ले सकता था। क्या बिग बॉस इसे नज़रअंदाज करने वाले थे? ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन सिंघानिया ने असिस्टेंट विक्रम की बातें नहीं सुनी। उसकी गहरी और समझ से परे आंखें थीं, बिना किसी लहर के। असिस्टेंट विक्रम एक आम हिजड़ा था जो बादशाह के न होने पर परेशान रहता था। उसने उन दोनों को प्यार में बढ़ते देखा था और सच में नहीं चाहता था कि उनका अंत इस तरह हो। वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका, बॉस सिंघानिया, अब आपको पछताने में देर नहीं हुई है। नीचे कार पहले से ही धीरे धीरे चल रही थी। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया के बेपरवाह चेहरे को देखा और अफसोस से आह भरी। लेकिन इससे पहले कि वह आह भर पाता, उसने आर्यन सिंघानिया की गहरी आवाज़ सुनी। मैं नैना शर्मा को नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट विक्रम हैरान रह गया। नैना, इसका क्या मतलब था? अध्याय 375। 375 एक खामोश प्यार। एक आर्यन सिंघानिया ने और कुछ नहीं कहा। उसकी गहरी आंखें नीचे कार का पीछा करती रहीं जब तक वह चली नहीं गई और ट्रैफिक में गायब नहीं हो गई। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपनी नज़रें हटा लीं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, असिस्टेंट विक्रम, नैना, मुझे तुमसे कुछ अरेंज करवाना है। योजक चिन्ह। छोटी मीरा ने नैना शर्मा को वापस होटल भेजा और होटल के कमरे तक ले जाने में मदद की। फिर उसने ध्यान से उसे बिस्तर पर बिठाया और उसे एक गिलास गर्म पानी पिलाया। नैना शर्मा ने कप को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे कुछ घूंट पानी पिया। आखिरकार उनका रुका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। आखिरकार वह हॉस्पिटल से निकल गई और कुछ समय के लिए अपने बच्चे को रखने में कामयाब रही। हालांकि उसे अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। शायद वह बहुत ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन पछताने से अच्छा है कि पहले सेफ रहा जाए। आर्यन सिंघानिया की उसके प्रति बेरहमी अभी भी उसके दिमाग में साफ थी। अब उसे आर्यन सिंघानिया की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाना था और उससे कोई लेना देना नहीं रखना था। तभी उसके बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देने का ज़्यादा चांस होगा। नैना शर्मा ने कप नीचे रखा और छोटी मीरा की तरफ देखते हुए कहा, छोटी मीरा, क्या तुम्हें वह अपार्टमेंट मिल गया जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था? छोटी मीरा ने जवाब दिया, मुझे आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से कुछ कमरे मिल गए हैं। हम बस आपके देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे कुछ आंटियां भी मिली हैं। वे सब साफ साफ बात करने वाली और भरोसेमंद हैं। आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। नैना शर्मा ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे कहा, हेड हंटिंग कंपनी के बारे में क्या आपको कोई सही कैंडिडेट मिल गया है? हेड हंटिंग कंपनी ने कुछ लोगों को आने के लिए रिकमेंड किया है। वे भी आपके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन की जांच करें और मुझे इस हफ्ते तक एक कंपेरेटिव एनालिसिस रिपोर्ट दें। समझ गया। छोटी मीरा एक पल के लिए रुकी और बोली, अपार्टमेंट और आंटी के घर में बहुत गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में कोई समय चुनो और उन सभी को आने के लिए कहो। मैं उन सभी से एक साथ मिलना चाहता हूँ। ठीक है, उसने कहा। छोटी मीरा ने पिछले कुछ दिनों में कंपनी की हालत के बारे में नैना शर्मा को बताया।
ये देखकर कि नैना शर्मा का चेहरा हैरान था और उनकी भौहें थकान से भरी हुई थीं, उन्होंने अपनी बात छोटी रखी और कहा, नैना दी, आप पहले आराम कर लें। मैं कल आकर आपसे मिलूंगी। हाँ। छोटी मीरा उठी और जाने के लिए मुड़ी। नैना शर्मा को अचानक कुछ याद आया और उसने उसे आवाज़ दी। छोटी मीरा जल्दी से रुकी और पूछा, नैना दी, और कुछ है? नैना शर्मा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, जब आप कल आएं तो मेरे लिए एक नया फ़ोन खरीद देना। ठीक है, तो क्या रिया को मुझे आपका फ़ोन नंबर देना होगा? नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं और धीमी आवाज़ में जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं, नया नंबर बदल लो। आज से वह अपने अतीत को अलविदा कहने जा रही थी। वह आर्यन सिंघानिया से जुड़े सारे अतीत को पूरी तरह से खत्म करने जा रही थी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा कुछ दिनों तक होटल में ठीक रहीं और उनका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दौरान वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को चेक करने के लिए हॉस्पिटल भी गईं। उनमें मिसकैरेज के कुछ लक्षण थे। इसके अलावा उनका मूड बहुत ज़्यादा बदलता रहता था, इसलिए बच्चे पर भी कमोबेश असर पड़ा। अंजलि राजपूत ने उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने को कहा, नहीं तो अगर उन्हें फिर से ब्लीडिंग हुई तो सच में उनका मिसकैरेज हो सकता है। उसके बाद नैना शर्मा ने एक अपार्टमेंट और आंटी को चुना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अगले दिन वह आंटी के साथ अपार्टमेंट में चली गईं। वैसे तो नैना शर्मा के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं, लेकिन उन्हें सुझाने में बहुत समय लगा। नैना शर्मा ने देखा कि आंटी दिन भर ज़्यादातर बिजी रहीं, इसलिए उन्होंने पहले उन्हें आराम करने दिया। हेल्पर के कमरे से जाने के बाद उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा कसकर बंद करने के बाद उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। अध्याय 376 खामोश प्यार 2। हेल्पर लिविंग रूम की बालकनी में चली गई। ये पक्का करने के बाद कि कमरे में बातचीत सुनाई नहीं दे रही है, उसने जल्दी से एक फ़ोन कॉल किया। फ़ोन कनेक्ट होने से पहले सिर्फ 2 बार बजा। आंटी का चेहरा गंभीर और इज्जतदार हो गया और उन्होंने कहा, सर, मिस शर्मा अपार्टमेंट में आ गई हैं। हाँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और प्यारी आवाज़ आई, उसकी सेहत कैसी है? क्या तुम बेहतर दिख रहे हो? उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला है, लेकिन वह अच्छे मूड में लग रहा है। उसकी सेहत का ध्यान रखें। उसके लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाएं और हर दिन उसके लिए सूप बनाएं। अगर उसे भूख नहीं भी लग रही है तो भी आपको उसे ज़्यादा खाने के लिए मनाना होगा। साथ ही अगर उसका सिरदर्द फिर से शुरू हो जाए तो उसे तुरंत आराम करने में मदद करना याद रखें। उसे गिरने न दें। अगर वह भूल जाए तो बस ऐसे दिखाएं कि आपको नहीं पता। उसे याद न दिलाएं और उसे दुखी न करें। हेल्पर ने फ़ोन पर दूसरी तरफ से लंबी चौड़ी बातें सुनी और हैरान रह गई। उसने इस आदमी को एक बार देखा था। मिस शर्मा के उसे चुनने के बाद उसे एक शानदार प्राइवेट कमरे में किसी ऐसे व्यक्ति ने बुलाया जो असिस्टेंट जैसा दिखता था और वहीं उससे मिली। वह एक हैंडसम और शांत आदमी था। वह सोफे पर चुपचाप बैठा था, उसकी आवाज़ से लोगों को हैरानी हो रही थी। उसने बस कुछ बार उसे देखा और कुछ शब्द कहे, बाकी चीज़ें उसे असिस्टेंट ने दीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस शर्मा के मामले में वह इतने नर्म, ध्यान रखने वाले और विचारशील होंगे। अधेड़ उम्र की महिला का दिल पिघलने वाला था। ठीक है सर, मैं सब कुछ याद रखूंगी, उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा। वह आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अगर ईशा को बार बार सिरदर्द होता है, या अगर उसे चीज़ें याद नहीं रहती, या अगर उसमें कोई और लक्षण है, तो आप मुझे तुरंत बताएं। समझा। फ़ोन रखने के बाद आर्यन सिंघानिया ने अपना फ़ोन नीचे रखा और अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। बड़ी स्क्रीन पर एक छोटी सी तस्वीर दिख रही थी। ये नैना शर्मा के नए अपार्टमेंट का सीन था। आर्यन सिंघानिया की लंबी उंगलियां टच एरिया पर फिसलीं और उस पर क्लिक किया। एक इमेज बड़ी हो गई और नैना शर्मा बिस्तर पर बैठी थीं। शायद वह अभी अभी अपना सामान पैक करके थक गई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और सो गईं। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें उस पर टिकी थीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और स्क्रीन के पार से उसके गाल को धीरे से छुआ। उसने कभी नैना शर्मा को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन नैना ने उसे बचाने का अपना तरीका बदल दिया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने कुछ समय के लिए कंपनी के काम देखने के लिए एक सही आदमी को चुना। सारा काम सौंपने के बाद वह दोबारा कंपनी नहीं गईं, बल्कि अपने बच्चे की देखभाल के लिए अपार्टमेंट में ही रहीं। उसने अपने शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसे उसका अच्छे से ध्यान रखना था। नहीं तो उसे डर था कि जब तक वह बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म नहीं दे देती, तब तक उसका शरीर उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। शुरू में नैना शर्मा को चिंता थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक अपनी बात से पलट जाएगा, उसे फिर से बाहर खींच लेगा और बच्चा गिराने के लिए मजबूर करेगा। कभी कभी वह बुरे सपनों की वजह से आधी रात को जाग जाती थी। लेकिन किस्मत से आर्यन सिंघानिया फिर नहीं दिखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी चिंता धीरे धीरे कम होती गई। उसे लगा कि वह अब आर्यन सिंघानिया के लिए कोई मामूली इंसान नहीं रही। शायद वह अब उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अब उसके विचार कियारा खुराना के बारे में होने चाहिए। आखिर वे शादी की तैयारी कर रहे थे।
उसे कियारा खुराना की ग्रैंड शादी में बिजी रहना था। हालांकि एक बात खास तौर पर अजीब थी। अध्याय 377 खामोश प्यार 3। पहले आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना के रिश्ते की घोषणा इतने हाई प्रोफाइल तरीके से की गई थी कि कई रिपोर्टर और पेपराजी उनके बीच हो रही नई बातों पर नजर रख रहे थे। अब जब वे अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे तो कोई और खबर नहीं थी। अगर सिंघानिया परिवार शादी करने वाला था तो उसके बारे में खबर आनी चाहिए थी। हालांकि उसने हाल ही में अपनी शादी के बारे में कोई खबर नहीं देखी थी। हालांकि नैना शायद अभी भी तैयारी के स्टेज में है, इसलिए उन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। नैना शर्मा कड़वी मुस्कान के साथ बोलीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी इन बातों पर ध्यान क्यों दे रही हैं और इनकी परवाह क्यों कर रही हैं। चाहे आर्यन सिंघानिया हो या कियारा खुराना, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, है ना। प्रेगनेंसी के दिन शांत और सुकून भरे थे। नैना शर्मा हर दिन जल्दी सो जाती थीं और जल्दी उठती थीं। शाम को डिनर के बाद वह अपार्टमेंट के सामने वाले पार्क में टहलने जाती थीं, जैसे एक्सरसाइज कर रही हों। उन्होंने होने वाली मां की क्लास के लिए साइन अप किया और अपने शरीर को समझने और अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए रेगुलर क्लास में जाने लगीं। नैना शर्मा की जिंदगी का सारा ध्यान अपने बच्चे पर था। उन्होंने अपने शरीर का ध्यान रखने और यह पक्का करने में खुद को लगा दिया कि उनका बच्चा उनके पेट में हेल्दी तरीके से बड़ा हो सके। इस दौरान उसने आर्यन सिंघानिया के बारे में बहुत कम सोचा। शायद उसने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया था, या शायद उसकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही थी। पहली बार उसे लगा कि खराब याददाश्त होना अच्छी बात है। वह धीरे धीरे आर्यन सिंघानिया को और अतीत के सारे दर्द को भूल सकती थी। एक दिन जब वह उससे सड़क पर मिलेगी तो वह शांति से मुस्कुरा सकेगी। बेशक ऐसे समय भी थे जब वह कड़वी और उदास रहती थी। उदाहरण के लिए, वह पार्क में अकेली घूमती थी और प्यार करने वाले जोड़ों को देखती थी। एक और उदाहरण तब था जब वह होने वाली मां की क्लास में जाती थी। असल में पति अपनी पत्नी के साथ क्लास में जाता था और वह अकेली होती थी जो डबल सीट पर अकेली बैठती थी। इस दिन नैना शर्मा की क्लास खत्म ही हुई थी कि बाहर तेज बारिश होने लगी। वह छाता नहीं लाई थी। इस बारिश वाले दिन बहुत कम टैक्सी थीं और टैक्सी बुलाना मुश्किल था। जो होने वाली माएँ उसके साथ क्लास में थीं, उन सभी को उनके होने वाले पिता लेने आए थे। नैना शर्मा ने आंटी को फ़ोन किया, लेकिन किसी वजह से आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया। नैना शर्मा छोटी सी छज्जे के नीचे खड़ी थीं। बारिश उनके शरीर पर पड़ रही थी और ठंड भी लग रही थी। नैना शर्मा ने आंटी को फिर से फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अगर वह बीमार पड़ गई तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। उसने अपनी आंखें उठाईं और दाएं बाएं देखा। उसके सामने एक कन्वीनियंस स्टोर था। वह वहां बारिश से बच सकती थी। हालांकि सुविधा स्टोर उससे कुछ 100 मीटर दूर था, इसलिए उसे बारिश में भी चलना पड़ा। नैना शर्मा ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर अपना कोट उतारकर सिर ढक लिया। उसने सर्दी से बचने के लिए जितना हो सके तेज चलने का प्लान बनाया। बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। नैना शर्मा पहले से ही बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थीं। किसे पता था कि जब वह आधे रास्ते पर थीं तो अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ, जिससे वह बेहोश हो गईं और उन्हें पता ही नहीं चला कि सड़क के दूसरी तरफ अचानक एक मोटरसाइकिल आ गई और तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। जब नैना शर्मा ने कार देखी तो कार पहले से ही बहुत पास थी, जैसे कि अगले ही सेकंड में उससे टकरा जाएगी। उसकी काली पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं। वह चिल्लाए और अनजाने में अपने पेट को पकड़ लिया। जैसे ही नैना शर्मा को लगा कि मोटरसाइकिल उन्हें टक्कर मार देगी, अचानक उनका पूरा शरीर जोर से लिपट गया। वह भूमि और फिर उन्हें एक भारी दबी हुई कराह सुनाई दी। अध्याय 378 खामोश प्यार 4। नैना शर्मा कुछ देर के लिए हैरान रह गईं, फिर धीरे धीरे उन्हें होश आया। उनकी आवाज़ में घबराहट की झलक थी। ईशा, तुम ठीक हो? जैसे ही वह बोल रही थी उसने अपना सिर घुमाया। वह अपने उद्धारकर्ता को देखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाती उसने अचानक उसे छोड़ दिया। वह छाता लिए बिना ही मुड़ा और बारिश में चला गया। नैना शर्मा फिर से हैरान हो गईं और जल्दी से उस तरफ देखने लगीं जिस तरफ वह आदमी गया था। हेलो रिया। बारिश बहुत तेज थी और वह आदमी तेजी से चला गया। नैना शर्मा को धुंधला सा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ दूर जाता हुआ दिख रहा था। वह खुद को फिर से पुकारने से रोक नहीं पाए, अरे सर, क्या आपको चोट लगी है? बदकिस्मती से उस आदमी ने अपना सिर भी पीछे नहीं किया और आगे और दूर चला गया। मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी रोकी तो वह पास आया और नैना शर्मा को माफ़ी मांगते और परेशान चेहरे से देखा। मिस, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। बारिश बहुत तेज़ थी और मैंने आपको नहीं देखा। क्या आप ठीक हैं? तभी नैना शर्मा की नज़र वापस मोटरसाइकिल वाले पर गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सज्जन नैना ठीक हैं या नहीं। मोटरसाइकिल वाला भी जाते हुए उस आदमी की पीठ की तरफ देख रहा था और उसकी भौहें और भी तन गईं।
मैंने अभी इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन कार फिर भी उसकी पीठ से टकरा गई। उसे चोट लगनी चाहिए थी। वह ऐसे ही कैसे जा सकता है? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम उसकी पीठ से टकरा गए। नैना शर्मा को अचानक वह दबी हुई कराह याद आ गई जो अभी अभी उनके कानों में आई थी। बहुत दर्द हो रहा था। वह घायल था और इतनी तेज बारिश में भी चल रहा था। नैना शर्मा के पास मोटरसाइकिल वाले से कुछ कहने का समय नहीं था। उसने वह छाता उठाया जो वह आदमी पीछे छोड़ गया था और जिस दिशा में वह गया था उस दिशा में पीछा करने के लिए अपने पैर बढ़ा दिए। नैना शर्मा ने सोचा कि अगर वह घायल था तो उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। वह उसे बचाने के लिए घायल हुआ था। उसे अस्पताल भेजना चाहिए और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। नैना शर्मा तेजी से आगे बढ़ी और अपनी आंखें पूरी खोलने की पूरी कोशिश की, बारिश में उस लंबे से व्यक्ति को ढूंढने की। आखिरकार दूर उन्होंने अपने सामने सड़क पार करते हुए उस व्यक्ति को देखा। वह तेजी से उस दिशा में चिल्लाई, सर 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 सर, कृपया रुकिए। ऐसा लगा जैसे वह व्यक्ति एक पल के लिए रुक गया हो, लेकिन ऐसा भी लगा कि वह रुका नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। नैना शर्मा ने होंठ काट लिए। क्या उसने सुना नहीं? वह चिल्लाती रही और फिर अपनी चाल तेज करके चौराहे की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां गई तो वह आदमी पहले ही दूसरी तरफ चला गया था। नैना शर्मा उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन अचानक कुछ कारें आ गईं और कुछ देर के लिए नैना शर्मा की नज़र से ओझल हो गईं। जब कारें चली गईं तो उस आदमी का कोई पता नहीं था। नैना शर्मा हैरान रह गईं। सड़क पार करने के बाद उन्होंने दाएं बाएं देखा, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो आकृति उन्होंने देखी थी वह सिर्फ उनका भ्रम था। नैना शर्मा ने अजीब तरह से भौहें चढ़ाईं। उसने उसे साफ साफ आते हुए देखा। वह कुछ ही सेकंड में कैसे गायब हो गया। बस उसकी याददाश्त ठीक नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अब उसकी नज़र भी ठीक नहीं है? नैना शर्मा ने हार नहीं मानी और फिर से चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। अचानक उसने अपने सामने एक बड़े पेड़ के पीछे एक आकृति देखी। ऐसा लग रहा था कि कोई आकृति बहुत तेजी से हिल रही थी। वह खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। वह व्यक्ति चलने में असमर्थ नहीं हो सकता था और पेड़ के सहारे टिका हुआ था, है ना? या वह वहां बारिश से बचने के लिए पनाह ले रहा था? नैना शर्मा एक एक कदम आगे बढ़ी और एक एक कदम आगे बढ़कर उनके पास पहुंची। अध्याय 379 खामोश प्यार 5। जब नैना शर्मा पेड़ के पीछे जाने ही वाली थी तो अचानक उनका मोबाइल फ़ोन बजा। वह वहीं रुक गईं और अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। यह उनकी आंटी का कॉल था। उसने जल्दी से जवाब देने वाला बटन दबाया। हेलो आंटी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आंटी की परेशान आवाज़ आई। मिस शर्मा, मुझे माफ़ करना, मैंने अभी आपका फ़ोन नहीं सुना। मैं अभी रास्ते में हूँ। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊँगी। हाँ यकीनन। नैना शर्मा ने फ़ोन रख दिया और आगे बढ़ती रहीं। बस जब वह बड़े पेड़ के चारों ओर घूमी तो उनके पीछे कुछ नहीं था। नैना शर्मा की बड़ी बड़ी आंखें ज़ोर से झपकीं और उसने यकीन न होने पर अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आंखों में भी कुछ बुरे लक्षण दिख रहे हों? उसने अपने दुखते माथे पर मालिश की और बेबस होकर वापस चली गई। नैना शर्मा के धीरे धीरे चले जाने के बाद बड़े पेड़ के पीछे फूलों की क्यारी के पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह सह नहीं सका और फूलों की क्यारी के किनारे पर गिर पड़ा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, फिर मुश्किल से अपना हाथ उठाया और एक फ़ोन नंबर डायल किया। योजक चिन्ह। आंटी ने नैना शर्मा को उठाया और देखा कि नैना शर्मा थोड़ी गीली थी। वह शर्मिंदा भी थी और परेशान भी। मिस शर्मा, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया और आपकी वजह से बारिश में भीग गया। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस मैं थक गया हूँ। नैना शर्मा ने उस दयालु व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने अभी अभी उसे बचाया था और उसे नहीं पता था कि वह कितनी बुरी तरह घायल हो गया था। आंटी ने देखा कि नैना शर्मा अपनी बात कहते कहते ही सोच में पड़ गईं। उनकी आंखें हल्की सी झपकीं और वह खुद को पूछती रहीं, मिस शर्मा, क्या बात है? जब मैं अभी सड़क पार कर रहा था तो मोटरसाइकिल ने मुझे लगभग टक्कर मार दी। एक अच्छे इंसान ने मुझे बचाया, लेकिन उसे टक्कर लग गई। मुझे उसकी चोट की चिंता है। हेल पर चौंक गया। मिस शर्मा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, उसने कहा। आंटी ने नैना शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। ये कन्फर्म करने के बाद कि वह बारिश से बस थोड़ी गीली है और उसके हाथों और पैरों पर चोट के कोई निशान नहीं है, उन्होंने राहत की सांस ली। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सच में अपनी ड्यूटी से फेल हो जाता। आंटी का लहजा थोड़ा भारी था। नैना शर्मा खुद को हंसने से रोक नहीं पाईं। आंटी, आप बहुत सीरियस हैं। अगर मुझे सच में चोट भी लग जाए तो भी यह आपकी जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। तभी आंटी को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन किस्मत से नैना शर्मा को बुरा नहीं लगा। वह सूखी हंसी हंस दी और जल्दी से टॉपिक बदल दिया। मिस शर्मा, अच्छी दिल वाली नैना अब कैसी हैं? नैना शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता,
उनके जाने से पहले मेरे पास उन्हें थैंक यू कहने का भी टाइम नहीं था। मैं उनसे मिल भी नहीं पाए। आंटी ने नैना शर्मा के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह मुस्कुराईं। अच्छे इरादों का फल मिलता है। वह अच्छा इंसान जरूर ठीक हो जाएगा। मिस शर्मा, चिंता मत करो। योजक चिन्ह। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया को फूलों की क्यारी के पीछे पाया और हैरान रह गया। आर्यन सिंघानिया का हाथ फूलों की क्यारी पर था और वह उस पर झुका हुआ था। वह अपनी पीठ पर खून का एक बड़ा धब्बा साफ देख सकता था। इससे उसकी सफ़ेद शर्ट लाल हो गई थी और यह एक चौंकाने वाला नज़ारा था। असिस्टेंट विक्रम जल्दी से नीचे बैठा और आर्यन सिंघानिया को सावधानी से उठाकर उसकी कार की ओर चलने में मदद की। क्योंकि उनकी पीठ में चोट लगी थी, इसलिए असिस्टेंट विक्रम उन्हें पीछे की सीट पर ही लेटा सके। उन्होंने एक तौलिया लिया और आर्यन सिंघानिया की पीठ से खून रोका। फिर वह ड्राइवर की सीट पर बैठे, कार स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल चले गए। पीछे से आर्यन सिंघानिया की कमजोर आवाज़ सुनाई दी, दे आंटी सूद, नैना को फ़ोन करो। अध्याय 380 खामोश प्यार 6। असिस्टेंट विक्रम ने ऊपर देखा और रियरव्यू मिरर में देखा कि आर्यन सिंघानिया का चेहरा डरावना पीला पड़ गया था। उसने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, बॉस सिंघानिया, आपको पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। बात मत करो या इधर उधर मत घूमो। ऐसे समय में भी वह आंटी सूद को क्यों बुला रहा था? चलो अब लड़ते हैं। आर्यन सिंघानिया का लहजा और गंभीर हो गया। भले ही वह कमज़ोर थी, लेकिन उसके लहजे पर कोई सवाल नहीं था। असिस्टेंट विक्रम उसकी बातों से चौंक गई। उसने आह भरी और उसे सड़क के किनारे कार रोकनी पड़ी। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और आंटी सूद को फ़ोन किया। जब कॉल आई तो आंटी सूद अदरक का सूप बना रही थीं। जब उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो वह सबसे पहले किचन के दरवाजे तक गईं और मास्टर बेडरूम को देखा। मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। नैना शर्मा नहाकर कपड़े बदल रही होंगी। उन्हें राहत मिली और उन्होंने आंसर बटन दबाया। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से उस आदमी की कमज़ोर और दबी हुई आवाज़ धीरे धीरे आई। उसने हर शब्द धीरे धीरे कहा, क्या वह ठीक है? हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आंटी सूद को पता था कि वह किसकी बात कर रहा है। उन्होंने सहमति में गुनगुनाया और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस बारिश से थोड़ी गीली हो गई हूँ। तो क्या संजना को शक हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मिस शर्मा आपकी चोट को लेकर बहुत परेशान हैं। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन आपकी आवाज़ भारी है। जब तक वह ठीक है तब तक सब ठीक है। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ में राहत थी। फिर आंटी सूद ने असिस्टेंट विक्रम को हैरानी से कहते सुना और कॉल काट दी गई। योजक चिन्ह। असिस्टेंट विक्रम ने देखा कि आर्यन सिंघानिया, जो पिछली सीट पर पहले ही बेहोश हो चुका था, उसके होठों पर अभी भी राहत की मुस्कान थी। एक पल के लिए उसका दिल भावनाओं से भर गया। इस दुनिया में प्यार क्या था? इस दौरान उन्हें पता था कि बिग बॉस ने न केवल आंटी सूद को यंग मैडम का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, बल्कि वे चुपचाप यंग मैडम को बचा भी रहे थे। उसने वह अपार्टमेंट पहले ही खरीद लिया था जिसमें वह जवान मैडम रह रही थी और उसने अपार्टमेंट में एक कैमरा भी लगवा लिया था। उसे डर था कि मैडम को कुछ हो जाएगा, इसलिए वह लगभग 24 घंटे कैमरे पर नज़र रखता था। जब छोटी मैडम बाहर जाती तो वह उनके पीछे पीछे जाता। जब वह टहलने जाती तो वह उनके पीछे पीछे जाता। जब वह होने वाली माँ की क्लासरूम में जाती तो वह क्लासरूम के बाहर उनके साथ जाता। ऐसा लगता था कि वह जहाँ भी होती वह हमेशा उनके पीछे रहता, चुपचाप उनके साथ रहता और अपने तरीके से उनसे प्यार करता। सबसे गहरी और इमोशनल घटना उस दिन की थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। छोटी मैडम बिना छाता लिए टहलने निकली थीं। घर के पास होने की वजह से उन्होंने आंटी को नहीं बुलाया। इसके बजाय वह जल्दी से वापस चली गईं। उस समय बिग बॉस छोटी मैडम के लिए छाता नहीं ला पाए थे और छोटी मैडम जिस रास्ते से गई थी वह ढलान वाला था। वह छाता पकड़े हुए ढलान पर चले गए और रेलिंग की आड़ में उन्होंने छोटी मैडम को अपार्टमेंट तक पहुंचाया। उस दिन बड़े बॉस तो पूरी तरह भीग गए थे, लेकिन जवान मैडम की पैंट के नीचे का हिस्सा थोड़ा गीला हो गया था। उन्हें कुछ दिनों तक सर्दी भी रही थी। पिछली बार तो सिर्फ सर्दी थी, लेकिन इस बार उन्हें सीधे चोट लगी थी। असिस्टेंट विक्रम को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे और भी दुख हुआ। जब आर्यन सिंघानिया को होश आया तो रात हो चुकी थी। वह भी हिला ही था कि उसकी पीठ में दर्द होने लगा। दर्द ने उसे जोर से मारा। उसने दांत भींचे और गहरी सांस ली। फिर उसने हाथ बढ़ाया और अपना फ़ोन उठाया। सबसे पहले उसने सर्विलांस कैमरा ऑन किया। बेडरूम में नाइट लाइट जल रही थी। आर्यन सिंघानिया ने उस दुबली पतली लड़की को बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ देखा और आखिरकार उसका दिल शांत हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह ठीक से सो नहीं रही है, क्योंकि उसका शरीर करवटें बदल रहा था।